तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किसी भी सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट किसी भी एन चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का पढ़ा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हमें डाइपोल मोमेंट कैसे निकालना है। अब इसको समझने के लिए बच्चों यहाँ पर मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, सेंटर ऑफ चार्ज। सेंटर ऑफ चार्ज कुछ उसी तरह से डिफाइन होता है जिस तरह से सेंटर ऑफ मास डिफाइन होता था। अगर आपको पता हो तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती थी। सेंटर ऑफ मास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं, मासेस m1 m2 m3 हैं, तो एक ऐसा पॉइंट होता था जहाँ पे हम पूरा का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते थे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर वी कैन एज्यूम the total mass of system to be concentrated to apply Newton's law to calculate linear momentum, है ना। कई सारे पर्पस के लिए हम सेंटर ऑफ मास को अप्लाई करते थे। ठीक है, हर जगह सेंटर ऑफ मास एप्लीकेबल नहीं होता था। सिमिलरली बच्चों सेंटर ऑफ चार्ज, जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज, बिल्कुल सिमिलर तरीके से डिफाइन होती है बच्चों। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि कोई n चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक q1 चार्ज पार्टिकल है, उसकी पोजीशन वेक्टर r1 है, एक q2 चार्ज पार्टिकल है, उसकी पोजीशन वेक्टर r2 है, कोई q3 चार्ज पार्टिकल है, उसकी पोजीशन वेक्टर r3 है, इस तरह से। ठीक है ना। तो बच्चों बस इसमें एक कंडीशन ये है कि सारे सेम टाइप के चार्ज होनी, या तो सारे पॉजिटिव हो या सारे नेगेटिव हो। ठीक है ना। तो जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज है, मैं COC लिख रहा हूँ, सेंटर ऑफ चार्ज, ये बिल्कुल सिमिलर तरीके से डिफाइन होता है। Q1 R1 मोमेंट ऑफ चार्ज, Q2 R2, Q3 R3 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस होंगे, डिवाइड बाई टोटल चार्ज Q टोटल, मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप देख सकते हैं। तो सेंटर ऑफ चार्ज आप कह सकते हैं, सेंटर ऑफ चार्ज वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप सिस्टम का पूरा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। ठीक है, हम इसको बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ मास से सिमिलरिटीज़ दिखाकर हम लोग सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। मतलब ऐसा समझ लो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के जैसा डिफाइन है, या मैं ये कहूँ जिस तरह से बॉडी के मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, यदि उसी तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिया जाए तो सेंटर ऑफ चार्ज एग्जैक्टली वही लोकेशन आएगी जो मास के केस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आती है। ठीक है बच्चों। तो तुम ऐसे समझ लो, जब भी तुम्हें सेंटर ऑफ चार्ज अप्लाई करना होगा तो Q टोटल चार्ज इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, मतलब टोटल चार्ज तुम सेंटर ऑफ चार्ज पे रख के चार्ज का मोमेंट लिख सकते हो। ये है चार्ज, मोमेंट ऑफ चार्ज, मतलब जो सिस्टम का ये पहले वाले चार्ज का मोमेंट है Q2 R2, Q3 R3 एंड सो ऑन। यानी कि जहाँ पे Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3 है, वहाँ पे तुम टोटल Q इंटू R सेंटर ऑफ चार्ज रख सकते हो। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि सेंटर ऑफ चार्ज की फॉर्मूले बस आपको बच्चों कुछ याद रखने होंगे, वो भी बेहद आसान है। कैसे याद रखोगे? तो मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं आपको याद दिला देता हूँ। अगर आपको याद हो कि एक आर्क जो होता था, हमने फॉर्मूला लिखवाया था, एक जो सर्कुलर आर्क होता था, उसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होता था, इफ़ दिस एंगल इज़ बीटा, तो उसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होता था, उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस होती थी, ये वाली डिस्टेंस इसी लाइन पे लाई करता था। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था R साइन बीटा अपॉन बीटा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पे चार्ज होगा बच्चों और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आर्क में, तो इस पूरे चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज इसी लोकेशन, यहाँ से इतनी दूर पे लाई करेगा। ठीक है। अगर मान लो एक डिस्क का हिस्सा लिया जाए, ये बच्चों पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क टाइप चार्ज है, उसको हमने कट कर दिया, और यहाँ पर भी आधा एंगल अगर बीटा है, हाफ एंगल बीटा है, तो जो सेंटर ऑफ चार्ज की डिस्टेंस आती थी, ये डिस्टेंस जो लाइन ऑफ सिमेट्री पे ये वाली डिस्टेंस आती थी, ओ से इस C की डिस्टेंस, ये बच्चों आती थी हमारी, अगर आपको याद हो, 2R साइन बीटा डिवाइडेड बाई 3 बीटा। तो ये डिस्टेंस हमारी बच्चों आया करती थी, 2R साइन बीटा अपॉन 3 बीटा, ये हमारी डिस्टेंस आती थी। अब इसमें अगर बीटा 90 डिग्री हो जाता था, सेमी सर्कुलर रिंग हो जाती थी, सेमी सर्कुलर रिंग,
तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपको याद होगा इसका जो सेंटर ऑफ मास होता था वही सेंटर ऑफ चार्ज होगा यहाँ से d डिस्टेंस पे, और ये 2r/π होगा। और अगर सेमी सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्मली चार्ज है सेमी सर्कुलर डिस्क, तो ये सेमी सर्कुलर डिस्क अगर है तो ये डिस्टेंस जो d आएगी यहाँ से d, ये आएगी 4r/3π। ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। इस फॉर्मूले में बीटा को π/2 रख दोगे तो इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल बातें हैं। यूनिफॉर्म अगर रॉड है तो उसका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ चार्ज होता है। अगर स्क्वायर प्लेट या रेक्टेंगुलर प्लेट है तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ चार्ज हो जाएगा। ये बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स हैं जो बच्चों हमने सेंटर ऑफ मास में रिजल्ट पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ सिंपल रिजल्ट्स और याद दिला देता हूँ आपको। कुछ फॉर्मूले हैं सेंटर ऑफ मास के ही फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे अगर हमको याद हो तो हॉलो कोन अगर है और चार्ज सिर्फ सरफेस पे है, जैसे मास सरफेस पे रहता था, तो बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो बेस से h/3 पे होता है। सॉलिड कोन अगर है बच्चों, पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, तो इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा ये h/4 हाइट पे होता है बेस से। बिल्कुल सेम है। सॉलिड हेमीस्फीयर अगर है, सॉलिड हेमीस्फीयर अगर है बच्चों, तो यहाँ पे ये जो है वो 3r/8 पे होता है बेटा, डिस्टेंस 3r/8 पे। ठीक है ना। और हॉलो हेमीस्फीयर है तो r/2 पे होता है। अगर हॉलो हेमीस्फीयर है, चार्ज केवल सरफेस पे है, तो फिर उसका r/2 पे सेंटर ऑफ चार्ज लाई करता है। तो ये तो कुछ सिंपल रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, और कुछ नए रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ। सेंटर ऑफ चार्ज के रिजल्ट सारे वही हैं जो सेंटर ऑफ मास के होते हैं। ठीक है ना। अब मुद्दा ये है कि हम कहाँ कहाँ सेंटर ऑफ चार्ज को अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम ऐसे तो कोई भी बच्चा, मतलब एक बॉडी का पूरा चार्ज यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मान लेंगे एक पॉइंट चार्ज की तरह, तो ऐसे बच्चे क्या करने लगते हैं, उन्हें ये लगता है कि वो कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अगर हेमीस्फीयर और कोन के बीच में कूलम फोर्स पूछा है तो दोनों के अपने अपने चार्ज उनके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट करके नेट फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास जिस तरह से हम देखते थे उसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। तो आप ये समझ लो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगा। तो जहाँ पर भी ये डेफिनेशन यूज़ हो रही होगी Q1R1 प्लस Q2R2 प्लस Q3R3 एंड सो ऑन, जहाँ जहाँ ये चीज़ लिखी होगी वहाँ Q टोटल R सेंटर ऑफ चार्ज लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा होगा वहाँ वहाँ बच्चों हम लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज। तो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज इज एप्लीकेबल। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, कुछ केसेस जहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। सबसे पहला है डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन में। डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन में। ठीक है। अब जैसे बच्चों हम ये समझ लोगे, जैसे मान लो कि हमारे पास कई सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, कई सारे नेगेटिव चार्ज हैं। ठीक है। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि n कुछ Q1 Q2 Q3 ये पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है। या तुम ये मान लो कि अगर मैं कहूँ कि ये एक पूरा सर्कल है, आधे पे पॉजिटिव चार्ज है और आधे पे नेगेटिव चार्ज है। अब इस पे अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, मान लो Q1 Q2 इनफाइनाइट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और इनफाइनाइट नेगेटिव, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे लिख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर डाइपोल मोमेंट की बात अगर आपको पता हो तो डाइपोल मोमेंट इसी तरह से डिफाइन करते थे Q1R1 प्लस Q2R2 प्लस Q3R3 एंड सो ऑन। तो आप देखो जो पॉजिटिव चार्जेस वाले टर्म होंगे वो सारे एक साथ लिख लो, नेगेटिव चार्जेस वाले टर्म सारे एक साथ लिख लो, है ना। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज वाले टर्म, नेगेटिव चार्जेस वाले टर्म, तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस वाले टर्म होंगे Q1R1 प्लस Q2R2 प्लस Q3R3 उनका एक अपना सेंटर ऑफ चार्ज होगा। जो इस तरह के एक्सप्रेशन जब भी मिलेगा तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ चार्ज इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं मान लूँ कि चलो पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे हैं डॉट डॉट सो ऑन, ये पॉजिटिव चार्ज वाला टर्म है, पॉजिटिव चार्ज वाला, प्लस ये नेगेटिव चार्ज के लिए इनफाइनाइट चार्जेस हैं, मैं डिस्क्रीट जैसा लिख देता हूँ -Q1R1 या कुछ भी, कोई भी चार्जेस हो, मान लो कैपिटल मान लेते हैं, -Q2R2 -Q3R3 है ना, एंड -Q4R4 एंड सो ऑन। तो इसके लिए एक सेंटर ऑफ चार्ज होगा, इसके लिए माइनस कॉमन ले लेंगे Q1R1 प्लस Q2R2, और एक सेंटर ऑफ चार्ज इसका, यानी पॉजिटिव का अलग सेंटर ऑफ चार्ज लिख लेंगे। तो आप देख सकते हो चूंकि यहाँ पे डेफिनेशन यूज हो रही है सेंटर ऑफ चार्ज की, तो यहाँ पे आप कह सकते हो Q पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज, जो पॉजिटिव सेंटर ऑफ चार्ज होगा ये आएगा, प्लस Q नेगेटिव जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, सेंटर ऑफ चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से आप डिस्टेंस, पॉजिटिव सेंटर चार्ज और नेगेटिव सेंटर, ये माइनस के साथ आएगा, पूरा नेट -Q आएगा। तो कहने का सिंपल मतलब ये है बच्चों की डाइपोल मोमेंट के कैलकुलेशन में जो एक्सप्रेशंस यूज़ हो रहे हैं वो कुछ उसी तरह के यूज़ होते हैं मोमेंट ऑफ चार्ज, जिस तरह से सेंटर ऑफ चार्ज की डेफिनेशन में यूज़ होते हैं। यानी कि अगर मुझे डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना हो तो वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज। इसका ये मतलब हुआ कि हम इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ चार्ज की पोजीशन है वहाँ पर पूरे चार्ज को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। इसी तरह से नेगेटिव चार्ज को उसके अपने सेंटर ऑफ चार्ज पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं तो ये सर्कल है हमारा, आधे पे पॉजिटिव चार्ज है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज हमको दिया गया है +Q और यहाँ -Q। चूँकि नेचुरल डाइपोल हमारे कोर्स में है तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इक्वल दिया जाएगा, तभी वो हमारे सिलेबस का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ से जो डिस्टेंस आएगी, और ये भी सिमिलर आए बिल्कुल, यहाँ से भी डिस्टेंस, सेमी सर्कुलर में जो d की वैल्यू होती है वो 2r/π होती है। तो ऐसे समझ लो, ये मानो कि ये कंटिन्यूस चार्ज नहीं है, पूरा चार्ज एक पॉइंट की तरह यहाँ रखा है, ठीक है, यहाँ रखा है +Q और यहाँ रखा है -Q और बीच की डिस्टेंस है 2d, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो d की वैल्यू है वो 2r/π है। तो ये जो प्रॉब्लम है विद द हेल्प ऑफ सेंटर ऑफ चार्ज, तुम्हारे 2 पॉइंट चार्जेस की तरह नज़रों से देख लो, और जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो Q × 2d के बराबर आएगा। डायरेक्शन अगर चाहिए तो Q × 2d, और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है तो -I इज़ द डायरेक्शन। यानी कि फर्स्ट एप्लीकेशन तो हम यहीं पे कर लेंगे, किसी भी डाइपोल मोमेंट अगर हमें सिस्टम का निकालना है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए 1-2 प्रॉब्लम मैं और दिखाता हूँ, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम, अल्टीमेट जो एप्लीकेशन है बहुत ही आसान है। जैसे हमने कहा, मान लिया एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है, इसकी टोटल लेंथ बच्चों L है और टोटल चार्ज Q है। यहाँ से d डिस्टेंस पे -Q चार्ज रखा है जितना इस पे है, और हमसे कहा गया फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो डाइपोल मोमेंट, इसका चार्ज सेंटर पे रख देंगे, तो इस पूरे का चार्ज रॉड के सेंटर पे रख देंगे, सेंटर ही सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ चार्ज होगा। तो एक +Q यहाँ, एक -Q यहाँ, एक नेचुरल डाइपोल दिखेगा, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच की डिस्टेंस L/2 × d आएगा, और डायरेक्शन माइनस से प्लस यानी -I। तो ये बच्चों डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें, एक सेमी सर्कुलर रिंग ये है और दूसरी सेमी सर्कुलर रिंग ये है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ये -Q है, ये +Q है, और इस सिस्टम का हमें डाइपोल मोमेंट बताना है। तो इसकी दोनों के सेंटर ऑफ चार्ज इसी लाइन पे लाई करेंगे, ऐसे ये मान लो पॉइंट O है, तो इसका जो सेमी सर्कल का सेंटर होता है यहाँ से 2r1/π, और दूसरे यहाँ पे आपका +Q मानेंगे, यहाँ पे -Q मानेंगे, ये पूरी डिस्टेंस होगी 2r2/π, ठीक है ना। तो जो ये दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी, इट इज़ 2r2 - r1 डिवाइडेड बाई पाई। तो डाइपोल मोमेंट होगा किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस 2r2 - r1 डिवाइड बाई पाई, और डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ, तो -J विल बी द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट।
तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम का अगर हमें डाइपोल मोमेंट चाहिए तो बच्चों इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। कोई भी केसेस ऐसा ले सकते हो आप, ठीक है, कोई भी केस ले सकते हो। जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, हॉलो हेमीस्फीयर्स हैं, ठीक है, एक ये हेमीस्फीयर है, एक ये हेमीस्फीयर है, इस पे -q चार्ज है और इस पे सिमिलरली उतना ही +q चार्ज है। इसकी रेडियस a है और इसकी रेडियस b है। तो इसके जो सेंटर ऑफ चार्ज होंगे, ये पॉइंट अगर O है तो हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास r/2 पे होता है। तो यहाँ से जो +q -q मानेंगे, ये जो होगा ये a/2 पे होगा और ये जो +q का सेंटर होगा वो इसके r/2 पे होगा, यानी कि ये b/2 पे होगा। तो प्लस और माइनस के बीच की जो डिस्टेंस आएगी बच्चों, वो डिस्टेंस d आ रही है b/2 - a/2। ओके, तो जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर की वैल्यू आएगी वो q × d होती है, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन माइनस से प्लस ऊपर की तरफ होगी तो j कैप होगी, और d की वैल्यू जो होगी यहाँ पे b - a/2 × j कैप। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब अगर +q और -q एक पॉइंट चार्ज की तरह ना हो, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरह हो, तो आप इस तरह से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सेंटर ऑफ चार्ज का फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही है कि हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें कि और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क निकालने के लिए भी कर सकते हैं। टॉर्क ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लो बच्चों कोई भी हमारे पास बॉडी है और इसे हमने हिंज कर दिया और इस पे कुछ चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ चार्ज, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इस पूरे कंटिन्यूअस बॉडी को रख दिया और इस हिंज के अबाउट हमसे टॉर्क पूछा जा रहा है। अब आपको पता होगा कि किसी पर्टिकुलर फोर्स पे जो टॉर्क होता है बच्चों वो r×f होता है। ये टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। अब बच्चों हम मान सकते हैं यहाँ पर कई सारे चार्जेस हैं ना। अगर हम डिस्क्रीट सिस्टम मानेंगे तो Q1 Q2 Q3 से लेकर Qn n चार्जेस मौजूद हैं इसमें। कंटिन्यूअस मानेंगे तो इनफाइनाइट चार्ज पार्टिकल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसा समझ लो कि यहाँ पर कोई अगर Q1 चार्ज होगा, इसके रिलेटिव में पोजीशन वेक्टर R1 होगा और इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q1e लगेगा। तो जो नेट टॉर्क बॉडी पे लगेगा, नेट टॉर्क बॉडी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कैसे लिख सकते हैं? पहले वाले चार्ज की पोजीशन उस पे फोर्स मान लें F1, दूसरे वाले की पोजीशन उस पे फोर्स F2, तीसरे वाले की पोजीशन R3 × F3 एंड सो ऑन। इस तरह से बच्चों नेट टॉर्क लिख सकते हैं R1 × F1 + R2 × F2 + R3। पहले वाले चार्ज पे जो फोर्स है उसकी वजह से टॉर्क, दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स जो है उसकी वजह से टॉर्क। और F वेक्टर यूनिफॉर्म फील्ड में लिख सकते हैं QE। E जो है वो कांस्टेंट है, E बच्चों जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो नेट टॉर्क जो आएगा R1 × Q1e, ठीक है, और प्लस R2 × Q2e प्लस R3 × Q3e एंड सो ऑन। अच्छा बच्चों आप जानते हैं Q1 Q2 Q3 ये स्केलर क्वांटिटी हैं, इन्हें आप कहीं भी ले जा सकते हो। तो Q1 को R1 के साथ चाहो तो रख दो, 1 2 3 4 5 जैसा सिंपल नंबर है। तो Q1 R1 हो जाएगा, यहाँ Q2 R2 Q3 R3 और E कॉमन हो जाएगा। तो ये आ रहा है Q1 R1 प्लस Q2 R2 प्लस Q3 R3, क्योंकि Q1 Q2 स्केलर एंड सो ऑन, और जो क्रॉस E है वो कॉमन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये जो है डेफिनेशन लिखी है सेंटर ऑफ चार्ज की, इसे लिख सकते हैं टोटल चार्ज इंटू आर सेंटर ऑफ चार्ज क्रॉस E। तो यहाँ पे नेट टॉर्क को हम अब Q को फिर इसके साथ भेज सकते हैं, ये नंबर है, सिंपल स्केलर क्वांटिटी है। तो सेंटर ऑफ चार्ज की लोकेशन इंटू Q टोटल इंटू E। तो आप देख सकते हैं कि जो नेट टॉर्क है वो सेंटर ऑफ चार्ज पे मान सकते हैं पूरे फोर्स को, जो भी फोर्स लगेगा टोटल चार्ज पे क्रॉस जो भी नेट फोर्स होगा,
ये Q टोटल चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है F नेट, मतलब Q टोटल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो RCOC क्रॉस F नेट, यहाँ पर भी डेफिनेशन यूज़ हो रही है, यानी कि अगर हम किसी भी चार्ज बॉडी पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बच्चों अगर टॉर्क निकालना चाहें तो पूरे चार्ज को, ये डेरिवेशन किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो पूरा चार्ज सेंटर ऑफ चार्ज पे कॉन्सेंट्रेटेड मानेंगे और फिर उस पूरे चार्ज पे जो भी फोर्स लगेगा उसे उस पूरे एक सिंगल सेंटर ऑफ चार्ज पे पूरा चार्ज रख के उस पे जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स का जो टॉर्क आएगा वही हमारा नेट टॉर्क होगा। एक एग्जांपल देख लो बच्चों, जैसे मान लो एक थिन रॉड है हमारे पास,